नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। आज हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पीछे के चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा हो रहा था तो हमने उस चैप्टर को वहीं पे एंड किया। आगे के पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का टॉपिक। अभी हमने ईसीबी की सारी चीजें हमने डिस्कस करी, कैसे ईसीबी रेज किया जाता है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, उसका रूट्स क्या होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। अब रिपोर्टिंग में हमने दो बातें सुनी, ईसीबी का एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2, वो होता क्या है, तो हम लोग उसको भी हम लोग समझेंगे। उसको डाउनलोड करके आपके लिए रखा हुआ ताकि हम लोग उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है जो आपको शेयर करनी होती है। जो इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आएगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग ईसीबी एनेक्चर 1 को देखते हैं। ये एनेक्चर फॉर्म होता है ईसीबी का। आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि क्या क्या कैसे फॉर्मेट में फिल करना होगा। और डेट शुड बी इन फॉर्मेट, ईयर, मंथ, डेट, ठीक है। नो आइटम शुड बी ब्लैंक, कोई ब्लैंक नहीं छोड़ना होगा। उसके अलावा द बोरोवर शुड गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज बिजनेस, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और बिफोर फॉरवर्डिंग द फॉर्म टू द आरबीआई, एडी मस्ट इंश्योर दैट द फॉर्म इज कंप्लीट। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया। फॉलोइंग कोड्स आर द फॉर यूज इन फाइलिंग पार्ट सी ऑफ द फॉर्म। ये बताया गया है कि आपको क्या क्या फिल करना है, कोई ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और साथ ही साथ जो आप अपने बैंक को सबमिट करोगे उस बैंक के लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि एडी बैंक जो होगा वो सारी चीज को थॉरोली चेक करके ही आरबीआई को फॉरवर्ड करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। कोड है, ये कोड क्या होता है कि आईसी का मतलब इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, आरएल का मतलब क्या होता है लोकल सोर्सिंग। ये सारे बताएंगे कौन कौन से बिजनेस के लिए, एक्टिविटी के लिए उसका डिस्क्रिप्शन है और उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कोड क्या हो सकता है। जैसे एसएल मतलब ऑन लेंडिंग सब लेंडिंग की बात हो रही है, आरएफ मतलब रीफाइनेंसिंग हो रही है, एनपी का मतलब न्यू प्रोजेक्ट हो गया। तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म है जो आरबीआई के अकॉर्डिंगली मेंशन किए गए हैं। जब भी आप फाइल करोगे तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली ये मेंशन करना होगा, ठीक है। अब अलग क्या इंस्ट्रक्शन है कि टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट बाय द बोरोवर टू डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर बैंक, मतलब आपको डुप्लीकेट कॉपी में आपको फिल करके अपने एडी बैंक को सबमिट करना होगा। कब? विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग लोन एग्रीमेंट। 7 दिन के अंदर जब भी आपका लोन एग्रीमेंट होगा आपको सबमिट करना होगा तो आपको एलआरएन मिल जाए। जब एलआरएन मिलेगा तब ही जाके आप ईसीबी रेज कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस क्या है, इस एड्रेस पे भेजना होगा। क्लियरली मेंशन किया गया है किस एड्रेस पे भी भेजना है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ईसीबी के हमने माइनर चीजें भी हमने डिस्कस करी ईसीबी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू हो जाता है डिटेल्स। क्या क्या एग्रीमेंट डिटेल टू बी फिल्ड बाय बोरोवर ऑफ ईसीबी। क्या बोरोवर ने क्या ईसीबी एप्लीकेशन ओरिजिनल एप्लीकेशन है, ठीक है, या रिवाइज एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉरेन करेंसी में है, ये आईएनआर में है, किस में आप ले रहे हो, वो सारे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इनके सब रिवाइज्ड है मतलब पहले आपने ले रखा है तो उसके बारे में आप बताओगे कि एलआरएन नंबर आपको मिल चुका होगा, एलआरएन नंबर क्या है, और ईसीबी जो है किसमें अप्रूवल रूट में है या ऑटोमेटिक रूट में। हमने डिस्कस किया कि अप्रूवल रूट क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, उसके ही अकॉर्डिंगली ये फॉर्म में आपको फिल करना होगा। आपको पहले ही डिसाइड होना चाहिए कि जो आप ईसीबी रेज कर रहे हो वो ऑटोमेटिक रूट में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आपको अप्रूवल रूट के लिए ईसीबी रेज करना होगा। जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक आप ईसीबी रेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वेदर रिक्वायर्ड क्लियरेंस फ्रॉम एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यस फर्निश द नेम ऑफ अथॉरिटी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी से क्लियरेंस चाहिए उसको भी आप मेंशन करोगे। और रिकमेंडेशन जो होगा एडी बैंक का यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। अब आते हैं पार्ट ए, बोरोवर डिटेल। बोरोवर डिटेल में मेंशन होगा नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द बोरोवर इन ब्लॉक लेटर, ठीक है। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन बाय द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, वो मेंशन करना होगा। पैन कार्ड ऑफ द नंबर एंड बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी, मतलब उस सारी एंटिटी जो बोरो कर रही है, जो फंड ले रही है, जो लोन रेज कर रही है, ईसीबी रेज कर रही है, उसको सारी अपनी डिटेल के बारे में मेंशन करना होगा। थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है बट क्विकली हम लोग उसको कवर करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, जो भी चीजें हैं ये सारे उसको अपने बताने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उसके अलावा कोई एसईजेड में है, सिडबी है, एक्सिम बैंक है, कोई माइक्रो फाइनेंस है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। जो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी है, जिस सेक्टर से बिलोंग करते हो वो आपको टिक करना होगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई एनबीएफसी है, ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन करनी होंगी। ये पार्ट 1 में बोरोवर के बारे में सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। पार्ट 2 के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें हम, लेंडर जो
फॉरेन एंटिटी है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, जो लैंड कर रहा है, जो दे रहा है ईसीबी, उसको जो लोन दे रहा है उसके बारे में है। क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द लेंडर लेसर फॉरेन सप्लायर इन द ब्लॉक लेटर, मतलब फॉरेन सप्लायर जो पैसे दे रहा है या सप्लाई कर रहा है कोई गुड्स, उसके लिए ये मेंशन किया है। तो लेंडर की कैटेगरी टिक करनी होगी, मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन गवर्नमेंट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है, उसके बारे में सारी चीजें जो भी पर्टेन करता हो लेंडर से उसके बारे में मेंशन करना होगा। ठीक है, उसकी कंट्री होगा, उसकी ईमेल आईडी, ये सारी मेंशन करनी होगी। नो आइटम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, कोई भी इस फॉर्म में जो आइटम होगा ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, कोई रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट है, ये सारी चीजें लेंडर के बारे में आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिटेल ऑफ द फॉरेन इक्विटी होल्डर ऑफ द लेंडर इन द बोरोवर कंपनी। अगर वो कोई फॉरेन इक्विटी होल्डर भी है, मान लीजिए अगर ईसीबी रेज करने से पहले उसने एफडीआई रेज करी हुई है, उसका इक्विटी होल्डर है उस कंपनी में, तो उसके बारे में भी मेंशन करना होगा क्या क्या डिटेल है, कितनी परसेंटेज है। ठीक है, अब बात करें ईसीबी लायबिलिटी इक्विटी रेशियो इन केस ऑफ बोरोइंग अबव $5 मिलियन फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर। तो अगर अबव 5 मिलियन रेज कर रहा है यूएसडी और अगर वो ऑलरेडी इक्विटी होल्डर है, तो इक्विटी और लायबिलिटी का जो ईसीबी का वो रेज करना होगा, रेशियो के बारे में मेंशन करना होगा। तीसरे पार्ट में आते हैं लोन की डिटेल, क्या लोन लोगे उसकी डिटेल्स के बारे में भी बताना होगा। तो पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या होगा, लोन एग्रीमेंट डेट, जो लोन होगा उसका डेट क्या होगा, एग्रीमेंट कब आपने डिसाइड किया, बनाया कब, उसकी डेट के बारे में, इफेक्टिव डेट ऑफ द लोन, किस डेट से लोन स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में बताओगे, लास्ट डेट ऑफ डिसबर्समेंट, किस डेट तक वो डिसबर्स कर देगा। डिसबर्समेंट मतलब आपको पैसे भेज देगा, आपके पास आ जाएंगे, इशू कर देगा, लोन का पैसा दे देगा आपको, वो डिसबर्समेंट होता है। उसके बाद क्या होगा, मेच्योरिटी डेट, कब वो जाके मेच्योर होगा, जो भी जैसे ईसीबी लॉन्ग टर्म के लिए रेज किए जाते हैं, आपको ये डिसाइड करना होगा मेच्योरिटी डेट क्या है, उस डेट को आपको मेंशन करना होगा। अब हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड, इफ एनी इन एग्रीमेंट, अगर कोई ग्रेस पीरियड है कि आपका मेच्योरिटी 6 साल के लिए 7 साल के लिए है और आपने मेंशन किया कि चलिए ग्रेस पीरियड है, मतलब उसके बाद आप 1 साल तक आप पे कर सकते हो, तो वो मेंशन करना होगा। ठीक है, उसमें आपको मेंशन करना होगा करेंसी नेम, किस करेंसी में, अगर मल्टीपल करेंसी में है तो आप मेंशन करते हो, अमाउंट, मल्टीपल अमाउंट्स हैं तो वो रेज कर सकते हो, इक्विवेलेंट अमाउंट यूएसडी में आप उसका इक्विवेलेंट यूएसडी में कन्वर्ट करके आप बता सकते हो कि इतना इक्विवेलेंट बन रहा है। ठीक है, प्रपोज्ड बाइफर्केशन ऑफ द अमाउंट, जो बाइफर्केट कर सकते हो, अलग अलग जो भी अमाउंट है उसको आप मल्टीपल ट्रेंचेज में लिख सकते हो। ठीक है, हेजिंग डिटेल, हेजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने रेज किया हुआ है, ईसीबी मंगाया, अगर कल को चुकाना हुआ तो रेट का जो डिफरेंस होगा उसको क्या कर सकते हो, उसको करेंसी मार्केट में आपको हेज कर सकते हो कि आज ही वो रेट बुक कर लो। फॉर एग्जांपल आज अगर यूएसडी का रेट है 82 है, ठीक है, जैसे लग रहा है कि 2 साल के बाद आपको पेमेंट करना है और उसके बाद वो जो रेट है वो काफी ऊपर चला जाएगा, 95 चला जाएगा, तो आपकी लाइबिलिटी तो काफी बढ़ गई। एग्जाम्पल ने अगर 1 लाख डॉलर है तो उसको 82 लाख रुपए पे करना होगा 82 के हिसाब से। ठीक है, बट वो 95 हो जाएगा तो कितना पे करना होगा, 95 लाख, क्योंकि वो तो यूएसडी में ही पे करेगा, तो रेट काफी बढ़ जाएगा। उसके लिए क्या होगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा उसको करेंसी जो मूवमेंट है उसकी वजह से उसको काफी लॉस होगा, तो वो हेज कर सकता है, आज ही वो मार्केट में हेज कर लेगा, हेज कर मतलब बुक कर लेगा, आज ही रेट डिसाइड कर लेगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी रेट चेंज हो तो उसको कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। मान लीजिए आज 82 चल रहा है, उसने फ्यूचर के लिए बुक कर लिया और उसको जो भी चार्जेस है उसने पे कर दिए, चार्जेस जो है उसको 50 पैसा, 1 रुपया लगा, तो ओवरऑल कॉस्टिंग 82 और 1 रुपया लगा तो 83 पड़ी। बट फ्यूचर में अगर 94 जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो रेट ऑलरेडी फिक्स है, हेज कर रखा है, उसको रिस्क को कवर कर रखा है। अब हेजिंग में ही बात आती है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तो ये जो होते हैं एक्सचेंज मार्केट में डेरिवेटिव्स कहलाते हैं कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एंटिसिपेशन होता है कि अगर कोई चीज ऊपर जाएगा तो उसको कॉल के अकॉर्डिंग लेते हैं, अगर आपको कोई चीज नीचे जाएगा आपको लगता है तो पुट में आपको बुक करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि क्या चीज, इस पे हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे आगे चल के। ठीक है, अब नेम एंड एड्रेस ऑफ द गारंटर अगर कोई है तो उसका भी मेंशन करना होगा, साथ ही साथ नेचर एंड डिटेल ऑफ द सिक्योरिटी अगर कोई दिया हुआ है तो उसमें आपको मेंशन, प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में, लोकेशन, कॉस्ट, जो भी आपका बिजनेस एक्सपेंशन है, जिस पर्पज के लिए ले रहे हो, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप ईसीबी ले रहे हो, उसके बारे में आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, इफ इंपोर्ट स्पेसिफाई द कंट्री, अगर इंपोर्ट के अगेंस्ट ले रहे हो, कोई चीज खरीद लो, कैपिटल गुड्स या कुछ भी, तो आपको मेंशन करना होगा। इंडस्ट्री का कोड, कौन सी इंडस्ट्री है उसका कोड क्या होगा, एनआईसी जो भी 2008 में मेंशन है वो आपको डिटेल में मेंशन करना होगा। टाइप ऑफ ईसीबी,
क्या है ईसीबी, बहुत सारे टाइप के जो हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से बोरोइंग, कौन कौन से लोन या कौन कौन सी एक्टिविटी जो ईसीबी में आते हैं उनके बारे में। तो जैसे तो ट्रेड क्रेडिट में बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट दोनों आते हैं। तो अगर वो बायर्स क्रेडिट लिया हुआ है तो भी बायर्स क्रेडिट का मतलब अगर आपने इंपोर्ट किया हुआ कोई फॉरेन लाइबिलिटी है पे करने के लिए, आपने अगर फॉरेन कंट्री से लोन लिया होगा उसको हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए उसको बायर्स क्रेडिट बोलेंगे। अगर वही लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो ईसीबी में आता है। तो देखना होगा कि ये बायर्स क्रेडिट है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो ईसीबी में आएगा तो मेंशन करना होगा। सिमिलरली सप्लायर्स क्रेडिट क्या होगा, कोई सप्लायर ने आपको क्रेडिट पीरियड दिया होगा, आपको गुड्स सप्लाई किया होगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो सप्लायर्स क्रेडिट होगा वो भी ईसीबी में आता है। सिमिलरली लाइन ऑफ क्रेडिट, अगर आपने कोई क्रेडिट दिया होगा कि आप इतना यूज कर सकते हो तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ईसीबी में आएगा। सिमिलरली फाइनेंशियल लीज पे दिया हो कोई चीज वो भी आएगा। कॉमर्शियल लोन, सिंडिकेट लोन, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। कोई भी चीज हो ये सारी चीजें आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद क्या होगा, रीफाइनेंसिंग ऑफ ओल्ड ईसीबी, अगर आप ले रहे हो रीफाइनेंस कर रहे हो, कोई पुरानी ईसीबी है उसी को कंटिन्यू कर रहे हो, रीफाइनेंस कर रहे हो तो वो मेंशन करना। उसके साथ एलआरएन ऑफ दैट ओल्ड ईसीबी, मतलब उस ईसीबी जब रेज किया था उसका लोन रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, उस ईसीबी का एलआरएन नंबर भी आपको मेंशन करना होगा। कब अप्रूवल मिला था, क्या चीजें, रीजन क्या है, वो सारी। अदर कोई रीजन है तो उसको स्पेसिफाई करना होगा। उसके साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट के शेड्यूल के बारे में आपको बताना होगा। ये नहीं कि आपने ईसीबी रेज कर दिया, आपको पता ही नहीं अब कब पेमेंट करना है। तो आपका क्लियर मैप होना चाहिए कि ईसीबी कब रेज हो रहा है, उसकी मैच्योरिटी क्या है, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करना होगा, कैसे पे करोगे, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फर्स्ट पेमेंट का डेट कब होगा और नंबर ऑफ पेमेंट कैसे होंगे, ठीक है। फिक्स रेट क्या होगा आपका, फ्लोटिंग रेट अगर कोई है तो वो क्या होगा, कैप रेट क्या है, मार्जिन क्या होगी, ड्रॉ डाउन शेड्यूल कैसे होगा, कैसे ड्रॉ डाउन का मतलब कैसे मंगा रहे हो आप, कितने ट्रेंचेज में मंगाओगे, वो सारी ट्रेंचेज में देखिए लिखा हो। ट्रेंचेज में मतलब एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, कितना किस डेट को आएगा, किस करेंसी में कितना अमाउंट आएगा, ये सारी चीजें आपको इस फॉर्म में मेंशन करनी होंगी। होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्लियरली एक एक चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो लोग ईसीबी को सीख रहे हैं, ईसीबी रेज करना है, उनको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं, उनको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल पेमेंट शेड्यूल। अगर प्रिंसिपल को है, मान लीजिए अभी इंटरेस्ट की बात हो रही थी, प्रिंसिपल अगर पे करना है, मान लीजिए जो लोन लिया हो, जो ईसीबी लिया हुआ उसको पे करना है, उसके बारे में भी आपको इस पार्ट में आपको बताना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं अदर चार्जेस। कोई अदर चार्जेस है, अपफ्रंट फी पे कर रहे हो कोई भी, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। कोई मैनेजमेंट फी, कमिटमेंट फी, गारंटी फी, इसी जो भी आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ कि जो भी बेंचमार्क है उसके ऊपर 500 जो बीपीएस मेंशन किया, वो सारे यही फी होते हैं। जो लोग छोटा चार्जेस करते करते काफी बड़ा बनाते हैं, बट आरबीआई ने कैप सीलिंग फिक्स करी कि वो बड़ा भी 500 बीपीएस या आईएनआर में 450 बीपीएस से ऊपर नहीं जा सकता। अगर लेमन में बात करें तो 5% या 4.5% को ब्रीच नहीं कर सकता, किसी भी सिचुएशन में उसके अंदर ही होना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। पीनल इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट, अगर आपने लेट पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आप उस पार्टी को, जो लेंडर है, उसको पीनल इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसके बारे में भी मेंशन करना होगा इसमें। अब पार्ट ई में बात करें, डिटेल ऑफ ईसीबी ऑलरेडी अवेल। अगर आपने ऑलरेडी ईसीबी ले रखा हो, इसके और ट्रांचेस में रेज कर रहे हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन देना होगा कि वी हियर बाय सर्टिफाइड द पार्टिकुलर्स गिवन बाय अस इज ट्रू, जो भी है वो सारी चीजें आपको डिक्लेरेशन देना होगा, आपको साइन स्टैम्प करना होगा, ठीक है। के बाद आता है ये समरी सीट। समरी सीट जो होता है आपका ऑथराइज डीलर बैंक, जो आपका एडी बैंक होगा, जब बैंक को सबमिट करोगे तो वो इसको फिल करेगा, उसमें मेंशन करेगा अपनी डिटेल की, एंड यूज कितना है, वो सारे परमिशनल कितना है, वो अप्रूवल रूट पे जा रहा है, ठीक है, इसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, एवरेज मैच्योरिटी क्या है, वो सारी डिटेल जो होगा आपका एडी बैंक वो डिटेल फिल करेगा और वो यहाँ पे सबमिट करेगा, और ये पार्ट जो है आरबीआई फिल करेगा। तो ये जो है ईसीबी पार्ट 1, जब ईसीबी रेज करते हो, एलआरएन के लिए रेज करते हो, तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी होंगी और आपको ऑथराइज डीलर को सबमिट करनी होंगी। होप आपको ईसीबी का एनेक्चर पार्ट 1 फिल कैसे किया जाता है, क्या डिटेल्स होती हैं, आपको क्लियरली समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं ईसीबी पार्ट 2 को भी देखते हैं। तो ईसीबी पार्ट 2 जो होते हैं, ईसीबी रेज करने के बाद, अप्रूवल लेने के बाद, एलआरएन नंबर के आने के बाद रेज किया जाता है। ये रिपोर्टिंग होती है, एवरी मंथ रेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईसीबी 2 में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इंस्ट्रक्शन कि दिस रिटर्न शुड बी फिल्ड इन ऑल कैटेगरी फॉर ईसीबी, ठीक है। प्लीज डू नॉट लीव एनी कॉलम ब्लैंक,
ऑल डेट शुड बी फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट में है ये मेंशन करना होगा, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से स्क्रूटनाइज होना चाहिए, ये सारी चीजें मेंशन करनी होंगी। डिस्क्रिप्शन जो है ये है कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए जो हमने डिस्कस किया है कि वो क्या होगा, आईसी होगा, ओआई क्या ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, हर एक चीज के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए एमएफ यूज होगा, ठीक है। आरआर मतलब रीफाइनेंसिंग ऑफ रुपी लोन, जो पर्पज है उसके लिए शॉर्ट कोड आरबीआई ने बताए होंगे, तो ये शॉर्ट कोड जो है आपको मेंशन करने होंगे। सिमिलरली अगर एसएल की बात करें, ऑन लेंडिंग सब लेंडिंग की रीपेमेंट ऑफ अर्लियर ईसीबी के लिए क्या होगा, आरएफएमई का मतलब मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट, मतलब अगर आप कोई एग्जिस्टिंग प्लांट है, यूनिट है, उसको मॉडर्नाइज कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, उसके लिए अगर आपका ये जो पर्पज आपने ईसीबी लिया था तो वो किस कैटेगरी में आ गया, एमई। ऐसे बहुत सारे जो पर्पज हैं उसके लिए ये शॉर्ट कोड दिया गया है, ठीक है। तो ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं कि लोन रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्योंकि आप रिपोर्टिंग कर रहे हो अब एवरी मंथ की, तो आपके पास एलआरएन नंबर ऑलरेडी होगा, क्योंकि आपने ईसीबी रेज करने के पहले ईसीबी 1 फाइल कर रही होगी, आपके पास एलआरएन नंबर होगा। आपको लोन अमाउंट कितना होगा, बोरोइंग का पर्टिकुलर आपको मेंशन करना होगा कितना लिया होगा, ठीक है। एज पर एग्रीमेंट करेंसी होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बोरोवर, आपको ये डिटेल मेंशन करनी होगी अपनी, ठीक है। रिवाइज्ड अगर कुछ आप फाइल कर रहे हो, प्लीज इंडिकेट इफ एनी पीरियड ऑफ डिसबर्समेंट इलैप्स कैंसल नॉट टू बी ड्रॉ डाउन इन फ्यूचर, अगर ऐसा है जो आप किसी फ्यूचर में पे नहीं करना है या कोई चीजें हैं उसके बारे में आप मेंशन करोगे। यहाँ पे आप पार्ट बी में डिसबर्समेंट के बारे में मेंशन करोगे, तो उसमें B1 कहेगा ड्रॉ डाउन डिसबर्समेंट ड्यूरिंग द मंथ इन लोन करेंसी। अगर आप ईसीबी, क्योंकि ये जो फॉर्म है जो ईसीबी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे आप ड्रॉ डाउन बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, रीपे कर रहे हो या इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो सारी चीज़ों के बारे में ईसीबी पार्ट 2 में फाइल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट पार्क अब्रॉड, अगर आप कहीं दूसरी कंट्री में ही लेके पार्क किए हुए हो तो उसके बारे में मेंशन करना होगा, ठीक है। अमाउंट रेमिटेड टू इंडिया, इंडिया में अगर वो ईसीबी आया है तो वो क्यों अब्रॉड पार्क किया होगा, मान लो कोई फॉरेन लाइबिलिटी है आपको, अगर वो पे करना है तो आपने वहीं पार्क करके वहीं पे किया, बट उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी होगी। सिमिलरली अगर आपने इंडिया में मंगाया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होगी। B2 में अगर बात करें, बैलेंस अमाउंट ऑफ लोन टू बी ड्रॉ डाउन इन फ्यूचर, मतलब अगर आपने लिया हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आपने 500 मिलियन का है और आपने 300 मिलियन आपने ले लिया है, 200 मिलियन आप फ्यूचर में लोगे तो उसकी बड़ी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है। सिमिलर पार्ट सी क्या है, यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन पे देखते हैं कि क्या क्या यूटिलाइजेशन और कैसे करो। डिटेल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रॉ डाउन ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे बात करें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में बात करें। फ्रॉम अमाउंट हेल्ड अब्रॉड, अगर अमाउंट जो अब्रॉड में हेल्ड है उसको यूटिलाइज कैसे करो। फ्रॉम अमाउंट रेमिटेड टू इंडिया, जो अमाउंट इंडिया में आया उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। अब यूटिलाइजेशन के बाद अब C2 में बात करेंगे कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब यूटिलाइजेशन के बाद जब आपका बैलेंस बचेगा वो उसकी डिटेल, अब्रॉड में जो पैसा बचा हुआ है या इंडिया में जो पार्क है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो पार्ट डी में हम बात करें डेब्ट सर्विसिंग। डेब्ट सर्विसिंग मतलब जो भी लोन है आप उसको कैसे रीपे करोगे, उसकी सर्विस कैसे यूज करोगे, पे करोगे, उसके बारे में बात करें। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ, अब जो होगा उसका चाहे लोन लिया उसका इंटरेस्ट पे करोगे या उसको प्रिंसिपल पे करोगे, मतलब लोन को चुकाओगे, उसके लिए बात किया गया है। तो यहाँ कौन कौन से ट्रांचेज में पर्पज है, डेट ऑफ रेमिटेंस कैसे, उसके बारे में लिखा होगा। अगर प्रिंसिपल पे कर रहे होगे तो कैसे पे करोगे, इंटरेस्ट पे कर रहे होगे तो कैसे पे करो, अदरवाइज अदर कोई चीज है तो वो कैसे पे कर रहे हो, इन सारी चीजों को। उसके बाद D2 रिवाइज प्रिंसिपल रीपेमेंट शेड्यूल, अगर मान लो रिवाइज प्रिंसिपल रीपे कर रहे हो तो उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, क्योंकि हर महीने ये फाइल करनी होगी। जो भी चेंजेस होंगे, नहीं भी चेंजेस होंगे, अगर नील चेंजेस होंगे तब भी आपको बताना होगा कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो या प्रिंसिपल पे कर रहे हो या और ज्यादा ड्रॉ डाउन कर रहे हो, मगर मंगा रहे हो ईसीबी, उन सारी चीजों के बारे में। वैसे ही पार्ट ई जो है अदर्स, अगर आप हेज कर रहे हो, जैसे मैंने डिस्कस किया, अगर करेंसी मंगाया, अगर फ्यूचर में पे करना होगा, अगर फ्यूचर में आपको लगता है करेंसी बढ़ गई घट गई तो उसको आज ही उसके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आज ही करेंसी को हेज कर रहे हो, बुक कर ले रहे हो आज की डेट में, तो उसको हेजिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल मेंशन करोगे। सिमिलरली तो यहाँ पे मेंशन कर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज आया है ओवर द ईयर वो कैसे आया है, उसका क्या क्या खर्च किया आपने, उसके बारे में फाइनेंशियल ईयर वाइज बताना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग बच रहा है, अगर पे कर रहा है कोई चीज उसके बाद, तो उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी होगी, ठीक है।
और उसके बाद आपको डिक्लेयर देना होगा वी हियर सर्टिफाइड दैट द पार्टिकुलर्स गिवन बाय ट्रू। तो ये जो है ये आपको हर महीने फाइल करनी होगी। अब आते हैं समरी शीट। समरी शीट जो होगा तो जो भी आपने डिटेल फाइल करी है, जो भी आपने फॉरेन एक्सचेंज मंगाया, ईसीबी आया, उसको यूटिलाइज किया है या पार्क किया है, ओवर या अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीजें आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी आपको सर्टिफाई करके देगा अपनी डिटेल के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आपका सर्टिफिकेट बाय ऑथराइज्ड डीलर वो फिल करेगा। अब यहाँ पे जो फाइनली आपका ऑथराइज्ड डीलर जो है सर्टिफाई करेगा। तो ये जो है ये फाइल जो एनेक्चर 2 है एवरी मंथ फाइल होगा और वो भी फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ आपको फाइल करना होगा। आपको अपने ऑथराइज्ड डीलर बैंक को सबमिट करना होगा, वो आपके बिहाफ पे आरबीआई को सबमिट करा करेगा। अगर आप इसमें डिले होता है तो कहीं ना कहीं आप डिफॉल्ट कर जाओगे और लेट सबमिशन फी पे करनी होगी। होप ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का चैप्टर था हमने जो डिटेल में डिस्कस किए ये आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।